हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। और मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक नई न्यू लव स्टोरी। ये स्टोरी हमारी अल्फ़ा एंड बीटा कैरेक्टर्स के लिए रखी गई है, जिनमें अल्फ़ा ऑब्वियसली हमारे वांगजी होंगे और बीटा वीइंग जो शाय। और वांगजी का कैरेक्टर इसमें रूड, इमोशनलेस, किसी पर दया नहीं दिखाने वाला और गुस्से वाले अंदाज में रहना। और जैसे ही वीइंग की पर्सनैलिटी से उल्टी होगी, जो बीटा है वो बिल्कुल शाय होगा। अपनी जो प्रॉब्लम होगी वो किसी से नहीं शेयर करता, वो अपने अंदर ही रखता है। वीइंग को एक ट्रॉमा है जिसके कारण इसकी ये पर्सनैलिटी बनी है। वो उसके पेरेंट्स बचपन में ही खो चुका था और वो अपनी बहन के साथ यांगली के साथ रहता था। वीइंग ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसने एमए अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। वो अभी जॉब ढूंढ रहा है। और हमारा वांग जी एक कंपनी का सीईओ होता है। वांग जी की पर्सनैलिटी तो आपको पहले ही बता दी, एकदम रूड इंसान होना, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना, अपने मन में दबा कर रखना और सभी पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना। यही वांग जी की पर्सनैलिटी है। वांग जी के लिए हाई पोजीशन और स्टेटस ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो फिर फ्रेंड सुनते हैं ये स्टोरी ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो हम फर्स्ट में वीइंग का घर देखते हैं। ये सुबह सुबह का टाइम होता है। यांग ली वीइंग को उठाते हैं, वीइंग उठ जाओ, आज तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी है। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है कि मैं एक छोटे बच्चे को उठा रही हूँ स्कूल जाने के लिए, और ये जनाब देखो, इनकी ग्रेजुएशन पार्टी होने जा रही है और ये अभी तक सो रहे हैं। इसका मैं क्या करूँ। वीइंग उठो जल्दी। तो वीइंग नींद में बोलता है, क्या दी, सोने दो ना प्लीज़, थोड़ी देर और आप चले जाओ मेरी ग्रेजुएशन पार्टी में, आप ले आओ सर्टिफिकेट। फिर वीइंग दूसरी साइड करके अपने बेड पर सो जाता है। वीइंग उठो जल्दी, मैं कितना काम करूं। मैंने सुबह तुम्हारा नाश्ता भी बना दिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ तुम्हारी पार्टी के लिए। अब तुम कब रेडी हो गए, तुम्हारा कब टाइम होगा उठने का। फिर वीइंग बेचारा अपनी आंखों को मलते हुए उठता है, क्या दी, अच्छे से सोने भी नहीं देते, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कम से कम मुझे सोने तो दो। तो यांगली बोलती है, अब तभी तो मैं बोल रही हूँ, तुम बड़े हो गए हो और कब बच्चों की तरह सोना बंद करोगे तुम, मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ। तो वीइंग बेचारा आंख मलते हुए अपनी दी के पास आता है और कहता है, दी मुझे अभी और सोना है आपकी गोद में, प्लीज़ सुला दो ना। तभी वीइंग का यांगली कान पकड़ती है और बाथरूम तक छोड़ के आती है, क्या तुम अभी नहाओ, और अब है ना, अब ग्रेजुएशन पार्टी में जाने वाले हैं, और अब से तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा विंग, तुम देख लेना। तुम बच्चे थे तब तो मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं इन तुम्हारी छोटी छोटी शरारतों के बारे में। शायद अब मुझे कोई स्ट्रिक्ट फैसला लेना ही पड़ेगा तुम्हारे बारे में। तो विंग कहता है, ठीक है दी, मैं उठ जाता हूँ, मैं नहा के आता हूँ। अब ऐसा काम करो कि आप मुझसे पहले चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो यांगली कहते हैं, आर यू श्योर, मैं जाऊँ तुम्हारी कॉलेज। तो विंग कहता, हाँ दी, मैं अभी रेडी होकर आ जाऊँगा और आप जस्ट ही पहुँचोगे तब मैं आपके पीछे ही होऊंगा, आप देख लेना। तो यांगली कहते हैं, ठीक है, मैं जाती हूँ, देखती हूँ तुम्हारी बातों में कितना दम है। फिर यांगली गेट तक पहुँचती है, मेन गेट तक पहुँचती है और कहती है, याद से नाश्ता करके आ जाना, ओके। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी वहाँ पर, और अपना ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। तो विंग कहता, ओके दी। फिर यांगली विंग के कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी के लिए वहाँ से रवाना हो जाती है और विंग जल्दी जल्दी नहा लेता है अपने कॉलेज जाने के लिए। विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और खुद से ही बातें करता है, कब ये बड़ा होना कितना मुश्किल है, कितने काम आ जाते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद पता ही नहीं मैं अब क्या करूँगा, मुझे कोई कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मैं तो सुपर इंट्रोवर्ट हूँ, पता नहीं मैं ज़माने के साथ कैसे चलूँगा। फिर वीइंग अपने आप को दिलासा भी देता है कि कोई ना वीइंग, तुम है ना कर लोगे, तुम्हें अपनी दीदी का हाथ तो जो बटाना है कामों में, दीदी ने अब बहुत काम कर लिया, अब मैं दीदी को अच्छे से घर बैठाऊंगा, कहीं घुमाऊंगा, जितना भी मेरे लिए उन्होंने किया है मैं उनके लिए डबल करूंगा, और वीइंग तुम स्ट्रॉन्ग हो। तो वीइंग अपने मिरर में देखकर फिर ओह, नाश्ता तो रह ही गया। तो वीइंग एक एप्पल और एक कॉफ़ी गिलास हाथ में ले लेता है और चल पड़ता है कॉलेज जाने के लिए। तो वीइंग घर के मेन गेट से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी भागने लगता है। फिर कुछ देर बाद याद आता है कि अरे, तुमने तो घर बंद ही नहीं किया। फिर वापस आता है, फिर मेन डोर को बंद करता है और कीज़ अपनी पॉकेट में रखता है। फिर जल्दी जल्दी जाता है। वीइंग अपनी बस लेता है कॉलेज जाने के लिए, वो बस में चढ़ जाता है। फिर उस बस के साइड से एक शानदार
कार गुजर रही होती है, तो विंग उस कार को देखकर कहता है एक दिन मैं इस कार में ज़रूर बैठूंगा, मतलब मैं खुद लेके आऊँगा ऐसी कार और मेरी दी को बिठाऊंगा। मतलब ऐसे ही कुछ सपने बुनते बुनते विंग अपने कॉलेज पहुंच जाता है। विंग जब बस से उतरता है तो टाइम देखता है, ओह शिट, मैं कितना लेट हो चुका हूँ और गेट बंद होने ही वाला है। अगर मैं टाइम से सेरेमनी में नहीं पहुँचा तो दी मुझे मार ही डालेगी। तो विंग भागते हुए कॉलेज में एंटर करता है। फिर एंट्री के बाद वो देखता है कि जो कार देखी थी जब वो बस में बैठा था, वो वही कार उधर पार्क में खड़ी हुई थी। तो विंग को उस कार को देखकर कहता है, वाह, ये मेरा पीछा कर रही थी। विंग उस कार को भागते हुए देख रहा था, तो इतने में वो किसी से टकरा जाता है और वो जो कॉफ़ी ली हुई थी उसने अपने हाथ में, वो किसी के शूज़ पर गिर जाती है जिससे वो टकराया होता है। विंग देखता है कि वो किससे टकराया है। वो देखता है कि एक सूट बूट में पहना एक मैन जो काफ़ी हॉट और हैंडसम लग रहा था। जैसे ही विंग उसको देखता है तो विंग का मुंह खुल जाता है और वो सोचता है कि ये मुझसे क्या हो गया, हे भगवान, अब क्या होगा। वो अंदर ही अंदर ये बात अपने आप को बोल रहा होता है और ये देखने से ही काफ़ी खड़ूस और गुस्से वाला इंसान लगता है। पता नहीं अब मेरे साथ क्या करेगा। विंग जिस इंसान से टकराया था वो इंसान विंग को घूरते हुए देखता है गुस्से वाली नज़र से, और वो अपने शूज़ को घूर रहा होता है। फिर शूज़ को देखने के बाद विंग को देखता है। इतने में कुछ गार्ड्स आकर विंग को पकड़ लेते हैं। वो गार्ड्स विंग को कहते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुमने कौन सी बड़ी गलती कर दी है। और वो इंसान तो विंग को घूरे ही जा रहा था एकटक नज़रें। ऐसा मानो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था कि वो कुछ ही कर ही देगा विंग को। इतने में यांगली वहाँ पहुँच जाती है। वो देखती है कि विंग को कुछ गार्ड पकड़े हुए हैं। वो गार्ड को कहती है, प्लीज़ इसे छोड़ दो, आज इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है और ये जल्दी जल्दी में लेट हो गया था, इसलिए वो भाग रहा था और इसलिए आपसे टकरा गया। तो वो उस इंसान से भी माफ़ी मांगती है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, जिससे विंग टकरा गया था। तो वो इंसान कुछ नहीं बोलता, सिर्फ गार्ड को आंखों से इंस्ट्रक्शन कहता है कि उसे छोड़ दो। तो गार्ड समझ जाते हैं, विंग को छोड़ देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तो यांगली फिर विंग को देखती है और बोलती है, विंग, मैं तुम्हारा क्या करूं, और तुमने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया। अगर वो तुम्हें पकड़ के ले जाती तो मैं क्या करती। तो विंग कहता है, सॉरी दी, सॉरी, मैं ना जल्दी जल्दी में मुझे दिखा ही नहीं कुछ और मैं उससे टकरा गया। पता नहीं कौन खड़ूस इंसान था। तो यांगली कहते, छोड़ो ये सब, जल्दी चलो, अब सेरेमनी स्टार्ट ही होने वाली है। वो तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाले हैं तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट का। आज तुम्हारा लास्ट दिन था कॉलेज में और आज के दिन भी तुम लेट हो गए। चलो छोड़ो, अब चलो मेरे साथ जल्दी। तो विंग और यांगली जहाँ ग्रेजुएशन की सेरेमनी चल रही होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। विंग अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था और जो एंकरिंग करने वाले हैं वो अपने माइक में बोलते हैं कि आज आप लोग सब स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, इसके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। और लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, सक्सेस बिजनेसमैन आपको स्पीच देगा फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए और वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और वो स्पीच देने वाले हैं हमारे मेन गेस्ट लैन वोंग जी। आप इनका तालियों से स्वागत कीजिए। सारे स्टूडेंट क्लैपिंग कर रहे होते हैं लेकिन एक को छोड़कर, विंग की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी कि ये वो ही इंसान है जिसके शूज़ पर कॉफ़ी गिर गई थी। तो विंग अपने आप को कहता है, विंग, अब तो तू गया, इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम्हें उस टाइम गुस्से वाली नज़र से देखे नहीं तो और क्या करे। और मैं अब स्टेज पर कैसे जाऊंगा अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा करना था क्या आज। आज का दिन था, आज का दिन तो अच्छे से जाने देते। तो लैन वांग जी उनको स्पीच देने के लिए स्टेज पर एंटर करते हैं। जो बाकी स्टूडेंट बैठे होते हैं तो वो वांग जी को देखकर कहते हैं, यार ये कितना हॉट है। गर्ल्स तो गर्ल और बॉयज़ भी लैन वांग जी पर्सनैलिटी मस्त बोल रहे थे। तभी विंग ये सारी बातें सुन लेता है। तो विंग थोड़ा गुनगुनाते हुए कहता है, ये हॉट और हैंडसम ही नहीं, खड़ूस और गुस्से वाला इंसान भी है। हे भगवान, क्या करूं। विंग बेचारा ऐसी सिचुएशन में था कि वो वहाँ से जा भी नहीं सकता था और स्टेज पर जाए तो वो आगे लैन वांग जी खड़ा था। तो लैन वांग जी सभी को अपनी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच। वो कहता है कि अगर आप टाइम पर जो अपना काम करोगे तो सक्सेस जल्दी पाओगे, नहीं तो तुम सक्सेस की काउंटिंग में भी नहीं आओगे। अगर तुम्हें सक्सेस बनना है तो टाइम के लिए पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। तो विंग समझ जाता है कि ये किस पर बोला जा रहा है, क्योंकि आज विंग उससे टकरा गया था
क्योंकि वो लेट हो रहा था, इसीलिए वांग जी ने गुस्से में आकर ये स्पीच दी थी। तो विंग तो समझ ही गया था आज उसका बुरा हाल होने वाला है, पता नहीं स्टेज पर जाकर क्या करेगा, तो कैसे अपना सर्टिफिकेट वांग जी से लेगा। तो सभी स्टूडेंट एक एक करके स्टेज पर जाते हैं और लेन वॉक जी उन्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देते हैं। तो ऐसे करते करते हमारी विंग की भी बारी आ जाती है। वो भी बेचारा अपने पैर को धीरे धीरे चलाते हुए स्टेज पर पहुंचता है और वांग जी को पता चल जाए कि ये वही लड़का है जिससे वो टकराया था और जिससे उसके शूज़ पर कॉफ़ी डाली थी। तो विंग तो बेचारा बहुत नर्वस था। विंग तो वांग जी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। तो विंग वांग जी के पास गया। जैसे ही वो अपना सर्टिफिकेट लेने लगता है तो वो ऐसे ही डरा हुआ था बेचारा, तो वो हड़बड़ा जाता है जिससे उसका सर्टिफिकेट अपने हाथ से नीचे गिर जाता है। तो वांग जी वो उठाता है और कहता है, रिलैक्स, यहाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। तो विंग अपना सर्टिफिकेट जल्दी से लेता है और स्टेज से नीचे उतर जाता है। यांगली बहुत खुश थी कि विंग की ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। तो वो नीचे उतरने के बाद फिर बाहर चले जाते हैं सेरेमनी हॉल से। वहाँ जाकर बाहर जाकर अब वो पिक्स वगैरह क्लिक करते हैं। फिर यांगली विंग से कहती है, विंग मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अपना काम टाइम पर अभी भी नहीं करते हो। तुम्हें लाइफ ही सिखाएगी कि टाइम पर काम कैसे किया जाता है। अगर तुम टाइम पर काम करोगे तभी लाइफ में सक्सेस पाओगे। तो विंग कहता, ओके दी, प्लीज़ अब तो आप मत पकाओ, अभी तो घर चलो, मुझे भूख लग रही है, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो यांगली कहते हैं, हाँ ठीक है, अभी चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाती हूँ। तो विंग और यांगली अपने घर चले जाते हैं। यांगली विंग के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है। विंग और यांगली अपना हॉट पॉट में खाना खा रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। तो यांगली कहती है, तुम खाओ, मैं जाके देखती हूँ। तो यांगली देखती है कि यांगली की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आई हुई थी जिसका नाम था लूसी। तो यांगली अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो वो पूछती है, अरे वाह, हमने अभी खाना स्टार्ट ही किया है, तुम भी हमें ज्वाइन करो। तो यांगली की फ्रेंड भी उन्हें ज्वाइन करने लगती है खाना खाते हुए टाइम। तो लूसी विंग से कहती है कि विंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, अब तुम फाइनल लाइफ में कैसे कमाया जाता है उसमें एंटर हो गए हो। अब तुम्हें लाइफ के नए नए एक्सपीरियंस मिलते ही रहेंगे। तो यांगली कहती हैं, हाँ ये लूसी तूने सही कहा, विंग को अब सीख जाना चाहिए, लेकिन ये तो टाइम पर उठता ही नहीं है। तो विंग बेचारा कहता है, दी प्लीज़ अब तो शुरू मत हो जाओ, अच्छे से खाना खाने दो। तो यांगली और लूसी दोनों हंसने लगते हैं विंग को बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट देखकर। तो वो तीनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं और वहीं पर लूसी रुकने का फ़ैसला करती है। और लूसी और यांगली तो एक रूम में सो जाते हैं और विंग अपने खुद के रूम में सो जाता है। फिर हम मॉर्निंग को देखते हैं कि यांगली की फ्रेंड लूसी मतलब बीमार हो जाती है, किसी वजह से उसको हेड अटैक और फीवर हो जाता है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। तो लूसी यांगली से कहती है, यांगली मुझे आज जाना पड़ेगा ऑफिस, नहीं तो मेरे बॉस है वो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे आज किसी का इंटरव्यू लेना था और वही मेन इंटरव्यू हमारी मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर छपने वाला था, और आज मैं ऐसे बीमार हो गई हूँ, पता नहीं कैसे मैं इंटरव्यू ले पाऊँगी। तो यांगली कहती है, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम ऐसी हालत में कहीं भी नहीं जा सकती, तुम तो खुद से पानी भी नहीं पी सकती, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। तुम बात कर लो, तुम्हारे ऑफिस में कोई और एम्प्लॉय होगा जो इंटरव्यू लेने के लिए चला जाएगा तुम्हारी जगह पर। तो लूसी बोलती है, यार मैं ऐसा नहीं कर सकती, एम्प्लॉय सारे बिजी हैं और वो इंटरव्यू लेना मेरा ही काम था। तो इतने में विंग वहाँ आ जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ दी? तो यांगली कहते हैं, लूसी को आज फीवर है, उसका हेडेक भी है और आज उसको एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू लेना था, तो आज वो कैसे जाएगी और कैसे लेगी? तो विंग कहता, हाँ ये तो बड़ी प्रॉब्लम है वैसे। फिर यांगली को एक आइडिया आता है विंग को देखकर। तो यांगली कहती है, क्या लूसी से कहती है, क्या विंग तुम्हारी जगह जा सकता है इंटरव्यू लेने? तो लूसी कहती है, हाँ दिक्कत तो कोई नहीं है, पर वो क्या पूछ पाएगा क्वेश्चंस, इंटरव्यू ले पाएगा सब अच्छी तरह से? अभी उसकी ग्रेजुएशन हुई है, बाकी उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरव्यू लेने का। तो यांगली कहते हैं, यार क्वेश्चन ही तो पूछने हैं और उसको आंसर देने हैं, और ये आंसर तो रिकॉर्ड करके ही लाने हैं। तो लूसी कहती है, हाँ ये तो बात सही है वैसे तुम्हारी, पर विंग से तो पूछो, वो जाएगा या नहीं जाएगा? फिर विंग से यांगली पूछती है कि विंग, तुम आज लूसी की जगह चले जाओ ना, और तुम्हें नया एक्सपीरियंस भी आएगा। तो विंग कहते, क्या दी, आप मुझे लूसी की जगह उसके ऑफिस इंटरव्यू देने भेज रही हो? तो यांगली कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हें वहीं भेज रही हूँ,
और क्या पता गॉड ने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की हो, जैसे तुम अपने लाइफ में आगे कुछ सीख पाओ, आगे बढ़ पाओ। तुम अपनी गलतियों से ही सीखोगे। तो विंग कहता दी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करो। तो यांग ली कहती है ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही थी और मैंने तो इसलिए तुम्हें पूछा, क्या शायद तुम मेरी बात मान जाओ। तो यांग ली वहाँ से जाने लगती है उदास होकर। तो विंग कहता है दी ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लूँगा, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो यांग ली पीछे मुड़कर विंग को देखती है और कहती है सच, क्या तुम जाओगे? तो विंग कहता हाँ मैं जाऊँगा। तो यांग ली जाती है विंग के पास और हक कर लेती है कि मुझे पता था तुम मेरी बात ज़रूर मानोगे, कभी मेरी बात नहीं टालोगे। विंग कहता है दी कोई इमोशनल ड्रामा तो करना आपसे सीखे। तो यांग ली कहता है क्यों ना सीखे, मैं तुम्हारी ही तो बहन हूँ। फिर लूसी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जो क्वेश्चन पूछने हैं वो ईमेल कर दूँगी, या तुम मेरे बैग में है वो लिस्ट भी ले लो साथ में, और ये रिकॉर्डर है, तुम क्वेश्चन पूछना और जो जिसका इंटरव्यू लेना है तुम्हें वो तुम्हें आंसर कर देगा, तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और इससे हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो विंग कहता है ओके। फिर विंग जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। वो रास्ते में वो लिस्ट पढ़ता है कि उसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। फिर वो देखता है कि हाँ मैं इंटरव्यू लेने जा तो रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू लेना किसका है। फिर वो देखता है कि उस पर लिस्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ था मिस्टर लैंग वांग जी। ये नाम सुनकर विंग की तो हवाएं उड़ गई, क्योंकि लैंग वांग जी से तो अब उनको पता है कि उसकी कैसी फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी। तो विंग कहता यार ये दी ने कहाँ फंसा दिया मुझे, अब मैं वापस घर जाता हूँ, मुझसे ये लैंग वांग जी का इंटरव्यू नहीं होगा, मैं तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा और मैं बोलूँगा क्या उससे, जो भी क्वेश्चन है मैं भूल ही जाऊँगा उसकी गुस्से वाली आंखों को देखकर। वी घर जाने ही लगता है, तब सोचता है नहीं नहीं मैं घर नहीं जा सकता, नहीं तो यांग ली वापस से मुझे इमोशनल करेगी और वो कैसे भी करके इंटरव्यू लेने भेज ही देगी। तो विंग तुम्हें ये इंटरव्यू लेना ही होगा, तुम कर सकते हो विंग, आगे बढ़ो। अगर तुमने लैंग वांग जी का इंटरव्यू ले लिया तो तुम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। लैंग वांग जी के सामने तो सारी मुश्किलें ही फीकी हैं। वो आदमी इतना खड़ूस जो है, जैसे तैसे करके वो वांग जी के ऑफिस में जाता है और वहाँ रिसेप्शन पे जाकर बैठता है और कहता है मुझे आज लैंग वांग जी का इंटरव्यू लेना था। तो रिसेप्शन में विंग को वेट करने का बोलते हैं कि वांग जी अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं, आपको बाद में मिलेंगे, आप यहीं बैठो, मैं आपको बाद में बुला लूँगा। तो ये इंस्ट्रक्शन लेकर विंग वहीं पर बैठ जाता है और बेचारा वो मन ही मन हाँफ रहा था और उसके हाथ तक कांप रहे थे। ये वही सोच सोच के ज़्यादा घबराया जा रहा था कि वो वांग जी के सामने कैसे अपने क्वेश्चंस को रखेगा और कैसे उसे क्वेश्चन पूछेगा। और वांग जी उस टाइम तो कुछ नहीं बोला विंग को, लेकिन अब कोई गड़बड़ होगी तो वांग जी तो सीधा विंग पर ही आएगा। ये सोच के विंग बेचारा घबराया जा रहा था। फिर वांग जी का ऑफिस खुलता है और उसमें से उसका सेक्रेटरी बाहर आता है और विंग को कहता है कि तुम्हें वांग जी सर बुला रहे हैं। तो विंग बेचारा तो वैसे भी घबराया हुआ था, तो विंग बेचारा धीरे धीरे ऑफिस की ओर बढ़ता है और जैसे ही वो डोर को नॉक करता है तो विंग बोलता है मे आई कम इन सर। तो वांग जी अपना हाथ लाते हैं कि आ जाओ, मतलब इशारा करते हैं आने का। तो विंग बेचारा धीरे धीरे जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। वांग जी विंग की ओर देखता है और वो देखते ही समझ जाता है कि वो वही लड़का है जिससे वो टकराया था, जिसने उसके शूज़ पर कॉफ़ी डाली थी। तो वांग जी उस बारे में कोई बात नहीं बोलता और कहता है अच्छा तुम हो जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हो। तो विंग बेचारा झिझकता हुआ बोलता है जी मैं ही हूँ। फिर वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है क्या तुम्हारी ये जॉब है, तुम्हें ग्रेजुएशन करते ही जॉब मिल गई? तो विंग कहता है नहीं ये मेरी जॉब नहीं है, मैं तो बस किसी की जगह पर आया हूँ, आज उसकी तबीयत सही नहीं है इसीलिए मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। फिर वांग जी उसकी बात सुनकर बोलते हैं अच्छा तो अपनी ग्रेजुएशन होने के बाद तुम पहली बार किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, और वो किसी का नहीं, यानी मिस्टर वांग जी का, जो एक कंपनी का CEO है, तुम जानते हो ना? तो विंग कहता है हाँ जी सर मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं आपका अच्छे से इंटरव्यू लूँगा। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है तुम स्टार्ट करो। तो विंग अपने सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे वो लूसी ने सेंड किए होते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन वांग जी से पूछता है और वांग जी उनका अच्छे से आंसर देता है और वो आंसर एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है।
जैसे ही वीइंग वांग जी से क्वेश्चन करने लगता है तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंट में आ जाता है। मतलब वीइंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक प्रोफेशनल इंटरव्यू जो लेने वाला होता है वही वांग जी से इंटरव्यू ले रहा होता है। तो वांग जी इससे कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाते हैं वीइंग से, इस बात से। और वांग जी को तो पता ही था कि वो उसका पहला इंटरव्यू है जो किसी का लेने जा रहा है। तो इस बात से वो थोड़ा वीइंग से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है और ना ही कुछ बोलता है वीइंग को। फिर वांग जी वीइंग को बोलता है कि और कितने क्वेश्चन हैं, मुझे दूसरी मीटिंग भी है एक। तो वीइंग कहता है बस एक लास्ट क्वेश्चन सर। तो वीइंग पूछता है सर आप कोई रिलेशनशिप में हो, आपका कोई पार्टनर है? तो ये बात वीइंग को भी अजीब लगती है कि ये वांग जी से पूछा, ये पर्सनल, थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चन था। तो मिस्टर लैन जैन इस क्वेश्चन को सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और थोड़ी देर तक चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो वीइंग कहता है सर कोई ना, आप ये, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। फिर वांग जी वीइंग की बात करते हुए कहता है वाकई तुम्हें लगता है मैं कोई रिलेशनशिप में होगा या मेरा कोई पार्टनर है? तो वीइंग बेचारा चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर वांग जी कहता है नहीं, मेरा कोई पार्टनर नहीं है और ना ही मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ। मेरी टीम ने और मैंने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। मेरे पीछे मेरी काबिल टीम का हाथ है और किसी का भी नहीं। तो विंग झिझकता हुआ कहता है जी सर, मेरे इतने ही क्वेश्चन थे और अगर मैंने आपको कोई भी हर्ट किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो वांग जी कहता है नहीं, तुम ये मत समझ लेना कि अगर तुमने ये इंटरव्यू ले लिया तो मैं वो वाली बात भूल जाऊँगा जो तुमने मेरे शूज़ पर कॉफ़ी डाली थी। तुम्हें पता है आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया, अगर किया तो वो मेरे सामने कभी नहीं आया। तो वीइंग कहता सर मैं प्लीज़ दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट हो गया था इसलिए मैं हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ नहीं आया तो वो आपके ऊपर मेरी कॉफ़ी गिर गई, मैं आपसे दिल से सॉरी मांगता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है, अभी इस बात को इग्नोर करते हैं, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। तो वीइंग कहता है हाँ सर बोलिए क्या बात है? तो वांग जी कहता है मैं तुमसे थोड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, तुमने ये पहली बार काम किया और तुमने मेरा अच्छे से इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेते टाइम तुम बिल्कुल भी नहीं झिझके और जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली मुझसे पूछे और जो मैं आंसर देना चाहता था वो मैंने अच्छे से दिए। मैं इस बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे अंदर स्किल है लेकिन तुम टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं हो, टाइम पर काम अपना पूरा नहीं करते। तो वीइंग अपनी गर्दन को नीची कर लेता है, चुप हो जाता है। फिर वांग जी बोलता है मैं तुम्हारी इस आदत को छुड़ा दूंगा, तुम हर काम टाइम पे करोगे और मुझे ये तुम्हारी स्किल पसंद आई, क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहोगे? तो वीइंग बिल्कुल हैरान था कि वांग जी, लैन वांग जी उसको सामने से खुद जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। वीइंग तो बेचारा हैरान का हैरान रह जाता है, उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती। तो वांग जी कहता है ये लो कार्ड, अगर तुम इस कंपनी में काम करना चाहते हो तो कल सुबह ऑफिस के टाइम पर आ जाना, ना जल्दी और ना ही लेट। अगर तुम नहीं आना चाहते तो वो तुम्हारी मर्ज़ी, ये डिसीजन मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तो वांग जी कहता है तुम जा सकते हो। तो वीइंग अपनी फाइल्स को उठाता है और बाहर आ जाता है। फिर ऑफिस के बाहर आने के बाद वो सोचता है वीइंग तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कि लैन जन ने तुम्हें जॉब ऑफ़र किया, वो भी अपनी कंपनी में। मुझे जॉब मिलने की खुशी मनानी चाहिए या खड़ूस के साथ काम करने का दुख मनाना चाहिए? हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे दी से ये सारी बात करनी चाहिए। तो वीइंग बेचारा जल्दी से अपने घर पहुंचता है और यांग ली को सारी बातें बताता है। तो यांग ली कहती है कि मुझे तो पता ही था, मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है कि उसमें स्किल तो है लेकिन टाइम पंक्चुअल नहीं है। तो वीइंग कहता दी ना प्लीज़, मुझे समझाओ मुझे क्या करना चाहिए? तो यांग ली कहती है अरे समझाने की क्या बात है, तुम्हें जॉब पे जाना चाहिए, तुम्हें पहली बार जॉब मिल रही है और तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हारी टाइम की आदत, ये बुरी आदत वांग जी ही छुड़ा पाएगा, तो तुम्हें उसके ऑफिस ज़रूर काम करना चाहिए। तो यांगली और वीइंग डिनर करते हैं और लूसी भी वहीं होती है। लूसी बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वीइंग, तुम्हें वांग जी के ऑफिस में न्यू जॉब मिलने के लिए। तो वीइंग बेचारा डरा हुआ था, वो कहता है अरे किसका, पता नहीं मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। तो लूसी कहती है अरे नहीं, अच्छा करोगी तुम, गुड लक। तो वीइंग ने जो वांग जी का इंटरव्यू लिया था वो लूसी को दे देता है, उसका जो रिकॉर्डिंग थी वो दे देता है और वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। वीइंग को नींद कहाँ आने वाली थी, वो तो बेचारा अपनी आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि कल क्या पहन के जाए, क्या बोले, क्या करे, क्या उसका काम होगा, उसे अभी तक कुछ नहीं पता था।
वो सिर्फ घबराया हुआ था और डरा हुआ था। और वीइंग ने खुद से एक ही बात कही, वीइंग सो जा, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए, तुम स्ट्रांग हो। ये बोलकर खुद मतलब वो सोने की कोशिश करता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि वीइंग यांग ली के उठने से पहले ही वो रेडी हो जाता है टाइम पर। तो यांग ली देखती है कि वीइंग तो उठा हुआ है और वो रेडी भी हो रखा है ऑफिस के लिए। तो यांग ली कहता है, वाह, वांग जी का असर हो गया, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ और नाश्ता करके ही जाना है। तो यांग ली जल्दी जल्दी करके नाश्ता बना लेती है और वीइंग नाश्ता कर लेता है। तो वीइंग वांग जी के ऑफिस पहुँच जाता है। वो ऑफिस के आगे आते ही ऑफिस का पूरा नाम पढ़ता है, क्लाउड मोन एंटरप्राइजेस। फिर बोलता है, वीइंग ऑल द बेस्ट, अब चलो। तो वीइंग अंदर चला जाता है ऑफिस के और जो एचआर होता है उससे सारी बातें कर लेता है और उसे पता है कि वांग जी ने उसे ऑफ़र दिया है जॉब का। तो वो सब कुछ वीइंग को समझा देता है कि उसे क्या काम करना है क्या नहीं। तो वीइंग को इस ऑफिस में काम करते हुए, अच्छे से काम करते हुए 5-6 दिन हो जाते हैं। वीइंग अपना काम अच्छे से कर रहा होता है और टाइम पर भी आ रहा होता है। वो शिकायत का कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहता था कि वो वांग जी को गुस्सा दिला सके। तो वो टाइम पर जो काम करता था, टाइम पर ऑफिस जाता था और टाइम पर ही ऑफिस से घर पर जाता था। फिर ऐसा ही हुआ, वीइंग ऑफिस के बाद अपने घर जाता है। फिर वो दोनों मतलब यांगली और वीइंग खाना खा रहे होते हैं। तो यांगली बोलती है कि अरे वाह, मेरा भाई तो सुधर गया, वो तो टाइम पर सारा काम करने लगा, मुझे स्पेशली जाकर लैनजन को थैंक यू बोलना चाहिए। तो वीइंग कहता, दीदी आप भी ना। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, वीइंग वैसे ही तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है। 9:06 का टाइम हुआ होता है उस टाइम। तो वीइंग सभी एम्प्लॉयज़ को देखता है और एक बात कहता है, ये तो मानो एक जंगल है जो बॉस की नज़रों से बचने के लिए बाहर जाना चाहता हो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। तो वीइंग ने अपना बैग अपने क्यूबिकल पे रखा ही था कि एचआर से मैसेज आया, सीईओ ने तुरंत बुलाया है 27th फ्लोर बोर्ड रूम। तो वीइंग का हाथ कांप गया। वो तो डर गया कि सीईओ ने उसे क्यों बुलाया है, मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो बस नए इंटर्न हूँ। वो एलिवेटर तक आया और दिल ज़ोर से धड़क रहा होता है वीइंग का। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थी। वीइंग को डर था कि उसने गलती कर क्या दी आखिर, जो वांग जी ने उसे बुलाया है। बोर्डरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर था मिस्टर लैन वांग जी। ब्लैक सूट, शार्प जॉ लाइन, आइज़ एकदम लाल, गुस्से में। वांग जी मानो एकदम वॉल्व जैसा अपने सामने वाले को सिर्फ एक ग्लांस में स्कैन कर ले, ऐसा लग रहा था। तो वीइंग से बिना आंख मिलाए वांग जी ने कहा, तुम लेट हो। तो वीइंग कहता है, सॉरी सर। वीइंग की आवाज़ हल्की थी और बहुत कांप रही थी। तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा, पहली बार पूरी नज़र भरकर। एक हल्की सी खिंचाव जो वीइंग के दिल में महसूस हुई वीइंग को, जो उसने तुरंत छुपा लिया। फिर वांग जी बोलता है, तुम वीइंग हो ना? तो वीइंग झिझकते होता है, यस सर। तो लैनजन स्पीडली इंग्लिश में बोलता है, फ्रॉम टुडे यू विल बी वर्किंग डायरेक्टली अंडर मी, समझे? वीइंग ने अपना सर हिला दिया। उसकी आंखों में डर था पर उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, जो वांग जी के दिल में छुपके से कुछ एक छोटी सी निशानी छोड़ गया हो मानो। तो वांग जी वीइंग के पास गया, सिर्फ एक हाथ का फासला था। फिर वांग जी वीइंग से बोलता है, मैं किसी से पर्सनल बातें नहीं करता, मेरी एक्सपेक्टेशन हाई है, अगर तुमने गलती की तो यू आर आउट। वीइंग ने आंख उठाकर देखा और दोनों की आंखें टकराई। इस आई कांटेक्ट से दोनों महसूस करते हैं कुछ अजनबी, कुछ डेंजरसली एडिक्टिव, कुछ ऐसा ही दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वीइंग रिपोर्ट लेकर वांग जी के कैबिन में गया। हाथ में फ़ाइल थी पर दिल में थोड़ी सी घबराहट थी वीइंग के। फिर वीइंग बोलता है, सर ये रिपोर्ट, आपके साइन चाहिए थे इस पर। तो वांग जी लैपटॉप पर काम करता रहा बिना उसकी तरफ देखे। तो वांग जी बोलता है, क्या तुम्हें फॉर्मेट समझ नहीं आता मिस्टर वीइंग? वांग जी ने यह बात बिल्कुल ऐसे बोली मानो उसके आवाज़ तो स्लो थी लेकिन उसकी आवाज़ में एटीट्यूड और दिल को दुखाने वाली ट्यून थी। तो वीइंग ने अपनी हल्की सी आवाज़ में कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं वांग जी ने वो फाइल उठाकर टेबल पे फेंक दी और बोला, डोंट वेस्ट माय टाइम विद दिस क्रैप। तुम बस एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनल रहो, मैं किसी से बेबी सीटिंग नहीं करता, समझे? ये बात सुनकर वीइंग का गला सूख आया। वीइंग इस टाइम कुछ कहना चाहता था लेकिन उसको कुछ वर्ड ही नहीं मिल रहे थे कि वो वांग जी से क्या बोले। वीइंग ने बस इतना किया, अपना सर झुका के आई एम सॉरी सर कहा और फाइल लेकर कैबिन से बाहर निकल गया।
पेंट्री रूम। 5 मिनट के बाद विंग ने खुद को वॉशरूम के मिरर के सामने पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिरने नहीं दिए। तो विंग मिरर में देखकर बोलता है, इतना बुरा भी मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक फ़ाइल थी। उसने आंखों को पूछा और एक हल्का सा स्माइल बनाने की कोशिश की अपने फेस पर उस मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ एक उदासी थी, जो इस बात को सिर्फ विंग ही जानता था। फिर हम देखते हैं वांग जी के ऑफिस में। वांग जी उस फाइल के पास पलट रहा था जिसने विंग ने दी थी। उसकी आंखों में गुस्सा थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ और खुद से क्वेश्चन पूछ रहा था, कहीं वो रो तो नहीं गया। ये वांग जी को एक छोटा सा थॉट आया, लेकिन वांग जी ने इतना ध्यान नहीं दिया, वो उसको थॉट को इग्नोर कर दिया। और एक ठंडी हवा बढ़ता है, पुलिस, ही इज़ जस्ट अनदर एम्प्लॉय, मुझे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो शाम को विंग अपने घर जाता है 9:30 के आसपास। विंग ने घर का दरवाज़ा खोला। हाथ में फ़ाइल थी, थकावट चेहरे पे लिखी थी। उसने अपने शूज़ साइड में रखे और बिना कुछ बोले सीधा किचन टेबल पे बैठ गया। तभी विंग के पास यांगली आई। तो यांगली नोटिस करती है कि विंग बहुत उदास है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में नमी भी है और वो उसे छुपा रहा है। उसने अपने भाई का मूड एक झटके में भांप लिया। तो यांगली विंग से पूछती है, विंग, सब ठीक है ना? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तो विंग ने एक छोटी सी स्माइल देने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा सा काम का प्रेशर है दी। अब डिनर लगाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि विंग ने डिनर कर लिया था और कुछ 10 मिनट के बाद वो दोनों सोफे पर बैठे होते हैं, यांगली और विंग। तो यांगली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हाँ, अब बोलो विंग, क्या हुआ? तुम आंखों से दुखी लग रहे हो। इस बात को सुनकर विंग का गला भर आता है, वो इमोशनल हो जाता है। उसने नज़र झुकाई और फिर हल्का सा हंसने की कोशिश की, पर उसकी आंखों से वो आंसू छुप ही नहीं पाए, वो बाहर आ गए। तो विंग कहता है, दी, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलत किया है और मेरी ये जॉब तो पहली बार है। मैं तो सीख रहा हूँ और उन्हें समझना चाहिए। मैं कोई प्रोफेशनल एम्प्लॉय नहीं हूँ। उन्हीं के कहने से मैंने ये जॉब एक्सेप्ट की है। यांगली इस बात को सुनकर शॉक हो गई। तो यांगली कहती है, विंग, बात क्या है, मुझे बताओ तो। विंग की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तो वो बोलता है कि मैंने बस फाइल थोड़ी गलत ही बनाई थी, पर सीईओ ने तो ऐसे बात की जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं, जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं है। विंग ने अपनी आंखों से आंसू पोंछने चाहे, लेकिन वो रुके ही नहीं। मुझे वहाँ चिल्लाया सबके सामने, पर उसकी आंखों में नफ़रत थी। तो यांगली ने ये सुनकर विंग को गले से लगा लिया। फिर बोली, तुम वीक नहीं हो भाई, तुम सेंसिटिव हो और वो शायद कोल्ड है, रूड है, पर तुम कभी अपने दिल से डाउट मत करना। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। विंग ने उसके कंधे पर सिर रख लिया। फिर विंग सॉफ्टली बोलता है, मैं हर रोज़ स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ लोग बिना वजह ही मुझे तोड़ देते हैं। ये बात सुनकर यांगली की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि विंग इतना दर्द में है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ रो पड़ती है, एकदम बिना शब्द के, सिर्फ आंसू में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, क्लाउड मॉन इंटरसेप्ट, टाइम 9:42 AM। विंग बिल्डिंग के सामने गेट के सामने भागता हुआ आता है। उसकी सांसें तेज़ चल रही होती है, शर्ट हल्की सी भीगी और आंखों में टेंशन। लेट हो गया, विंग बोलता है। ओ शिट शिट शिट, लेट हो गया आज तो मैं। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 42 मिनट लेट। वो तुरंत एलिवेटर में चढ़ता है, लेकिन हर सेकंड उसके लिए सज़ा बन गया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं विंग के लेट होने की वजह। सुबह यांगली को चक्कर आ गए थे और बीपी लो था, इसलिए विंग अपनी दीदी को डॉक्टर के पास ले गया और दवाई ली। और वो वैसे आज घर रुकने ही वाला था, लेकिन यांगली ने बोला कि वो अपना ख्याल खुद रख लेगी, तो विंग को ऑफिस जाने के लिए बोला। तो बहुत देर बाद कहने के बाद विंग माना और ऑफिस भागता हुआ आया। फिर हम देखते हैं वांग जी का कैबिन, 27th फ्लोर। विंग दरवाज़ा नॉक करता है, तो वांग जी बिना देखे दरवाजे के पास बोलता है, एंटर। तो विंग धीरे से आता है और बोलता है, सर, आई एम रियली सॉरी, आई गॉट ए लेट बिकॉज। तो वांग जी ने ये बात बीच में काटते हुए उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा भरा ऑलरेडी। तो वांग जी बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये कोई कॉलेज नहीं है जहाँ तुम लेट आ सकते हो। तो वांग जी अपनी चेयर पे से उठता है और विंग के सामने आता है, फेस टू फेस। एक बार लेट समझ में आता है, 2 बार लेट तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम। उसकी आवाज़ शार्प थी, बहुत तेज़ थी, ऑफिस के लोग सब सुन सकते थे। तो विंग ने
धीरे से कहा, सर वो एक्चुअली मेरी सिस्टर की तबीयत। वांग जी वीइंग की बात करते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा काम मेरी प्रायोरिटी है, नॉट योर हाउस होल्ड ड्रामा। ये बोलने के बाद एकदम डेड साइलेंस। सारे चुप थे। ऑफिस में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और सिर्फ वांग जी ही बोल रहा था वीइंग को। वीइंग का चेहरा बिल्कुल बेचारा मायूस हो गया था। उसने अपनी आंखें झुका ली। उसका गला फिर से भर गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ अंडरस्टूड सर कहकर पलट गया। फिर केबिन के आउटसाइड वीइंग अपने डेस्क पर बैठता है जाकर। सब नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा ऑफिस डल था। उसने अपनी आंसू भरी आंखों को पोंछा और स्क्रीन पर झुक गया। फिर अपने आप से खुद से बोलता है, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, पर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टूट रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अकेला था। वो फाइल पढ़ रहा होता है, पर फिर एक मोमेंट रुकता है। उसे याद आता है वीइंग की आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो वाकई तकलीफ़ में था। फिर वांग जी अपने से खुद बोलता है, डिड समथिंग एक्चुअली हैपन। वो सोचता है, पर तुरंत शेक करता है। फिर कहता है, नो, ही नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल प्रेशर। उसे समझना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी को भी बुरा लगता है वीइंग को ऐसे डांटने पर। उसने उसकी बात पूरी नहीं सुनी। फिर हम देखते हैं ऑफिस के वॉशरूम में। लंच टाइम में वीइंग एक काली वॉशरूम के कोने में खड़ा होता है। उसने अपना फेस मिरर से दूर कर रखा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो चीख कर नहीं रो रहा होता है, सिर्फ अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। उसकी मुट्ठी बंद होती है और आंखों से कुछ आंसू साइलेंटली बह जाते हैं। फिर वीइंग खुद से बोलता है, मैं क्यों इतना बुरा फील कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। डोर के पीछे से आवाज़ आती है, वीइंग तुम यहाँ। वीइंग ने तुरंत अपने आंखों को पोंछा, लेकिन आवाज़ पहचान ली, जिनहो। दरवाज़ा खुला होता है। जिनहो उसकी तरफ देखता है और तुरंत समझ जाता है। जिनहो वीइंग का फ्रेंड है, जो उसके ऑफिस में ही बना होता है उसके साथ। जिनहो वीइंग को अच्छे से ट्रीट करता है और उसने ही सब कुछ समझाया वीइंग को कि काम कैसे किया जाता है। वैसे उन दोनों की फ्रेंडशिप अच्छे से हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे को समझते भी थे, मतलब एक सच्चे दोस्त की तरह। फिर हम देखते हैं जिन्हो वीइंग को बोल रहा था, तू रो रहा था। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी, जजमेंट फ्री। वीइंग ने वीक स्माइल दी, नहीं बस आंखों में थोड़ा कुछ इरिटेशन हो गया था, इसलिए पानी आ गया। और फिर हल्की सी हंसी, लेकिन एकदम टूटी हुई थी। जिन्होंने बिना कुछ बोले वीइंग के कंधे पर हाथ रखा, एकदम फ्रीली बोला, चल तुझे लंच पे ले जा रहा हूँ, ट्रीट मेरी तरफ से। फिर जिन्हो और वीइंग ऑफिस के कैंटीन में चले जाते हैं और वो जिन्हो और वीइंग कॉर्नर वाली टेबल पे बैठे होते हैं। वो उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी और नूडल्स लाता है। जिन्हो बोलता है, देख भाई, सीईओ अगर रूड है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, तो तू तो सच में हार्ड वर्किंग है, हर कोई नहीं समझेगा, बट आई डू। वीइंग ने जिन्हो की तरफ देखा। आंखों में हल्का सा स्पार्क वापस आ गया था। जिन्हो ने वीइंग का मूड हल्का करने के लिए कहा, वैसे तुझे पता है मैं तुझे पहले दिन से ही क्यूट लगता हूँ, पर डोंट वरी, मैं तेरा थेरेपिस्ट हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। वीइंग इस बात को सुनकर फाइनली हंसा, एक रियल हंसी। वीइंग ने कॉफ़ी का सिप लिया और कहा, थैंक्स यार। हाँ, तुम हो, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं टूट जाता। तो वीइंग की इस बात से जिन्हो स्माइलिंग करता है। फिर बोलता है, तूने मुझे अडॉप्ट किया था ना पहले दिन से, अब मैं तेरा इमोशनल बॉडीगार्ड हूँ। जब भी कोई तुझे हर्ट करे ना तो बोलना मुझे, मैं उसे पंच करके आ जाऊँगा। वेल, ऑलमोस्ट। दोनों इस बात पर हंसते हैं। एक हल्का रियल मोमेंट होता है वीइंग के लिए। ये छोटी सी दोस्ती एक सेफ जगह वीइंग के दिल में बना जाती है। फिर वीइंग और जिन्हो ऐसे ही दोनों बातें करते हैं और हंसते हैं, खूब हंसते हैं। तभी अचानक से कैंटीन का माहौल शांत हो जाता है। सारे जो एम्प्लॉयज़ कैंटीन में खाना खाने के लिए आते हैं और जो कैंटीन में काम कर रहे होते हैं, वो सारे चौकन्ने हो जाते हैं। फिर वीइंग और जिन्हो तो अपने मौज मस्ती में बिज़ी थे, तो वो उन्हें थोड़ा ध्यान नहीं करते। तो सभी लोगों के चौकन्ने हो जाने की वजह ये थी कि वहाँ पर वांग जी आ गया था, वांग जी आने वाला था। तो वांग जी जैसे ही एंटर करता है तो लोग सारे चौकन्ने हो जाते हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि आज वांग जी कैंटीन का रास्ता कैसे भूल गए, किस कारण से आए होंगे। वैसे कारण कुछ नहीं था, वांग जी ऐसे ही कैंटीन में घूमने के लिए आया था। वो कभी कभार ऐसे चक्कर लगाता रहता है।
तो सारे लोग चुपचाप अपना खाना खाने लग जाते हैं और कुछ आपस में बोलते नहीं। लेकिन वीइंग और जिनहो तो अपनी ही बातों में खोए हुए थे। उनको पता ही नहीं था कि वांग जी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि ये मतलब अब नॉर्मल बात है कि वांग जी वहाँ पर नहीं जाता था, अक्सर कभी कभी चला जाया करता था। तो वो क्यों सोचेंगे कि वांग जी यहाँ आएगा, तो वो अपनी बात में मग्न थे। तो जिन्हो विंग से कहता है, मुझे लगता है ना बॉस ना सुबह उठते ही है ना करेले का तो ब्रेकफास्ट और कड़वी टॉफ़ी खा के आते होंगे, तभी पूरे ऑफिस टाइम में इनका स्वभाव सभी के साथ कड़वा रहता है। इस बात पर विंग हंसता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो है ही ऐसा खड़ूस। उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो कैसा है, कितना गुस्सा करता होगा लोगों पर। तो जिन्हों कहता है, यार मैं तो सही कहता हूँ, वो है ही, तो तू टेंशन मत लिया कर। तो इस बात पर दोनों थोड़ा स्माइल करते हैं और हंसते हैं। लेकिन वांग जी वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और एम्प्लॉयज़ भी सुन ही लेते हैं उनकी बातें। तो कहते हैं, आज तो ये दोनों गए, आज तो शायद इन्हें यमराज खुद लेने आएंगे। तो जिन्हों की नज़र एकदम वांग जी पर गिर जाती है, लेकिन विंग अभी तक अनजान था कि वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो विंग तो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें बोल रहा होता है वांग जी के बारे में कि हाँ वो ऐसे ही गुस्सा करते हैं, बेवजह का कुछ काम करते नहीं और एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनको डांटते रहते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था विंग। तो जिन्हों जो था वो विंग को इशारे कर रहा था कि वांग जी इधर ही है, तुम चुप रहो। तो विंग कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए, अभी तो इतनी बातें कर रहे थे, चलो उसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं, मेरा तो ऐसे ही मूड ख़राब हो रखा है आज सुबह से ही। तो जिन्हों उसको इशारे करता है, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे, सामने देखो। फिर विंग कहता है, क्या है सामने, फिर ऐसे टर्न आउट करता है अपने फेस को, तो देखता है कि वांग जी उधर ही खड़ा हुआ था और वो उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो वांग जी तो एकदम गुस्से में लग रहा था, जानो विंग को तो खा ही जाएगा। तो विंग बोलते बोलते चुप हो जाता है और मन में कहता है, हे भगवान प्लीज़ मुझे आज बचा लो इससे। तो विंग और जिन्हों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ उनकी बेंच पर जाकर साथ में बैठ जाता है। वो दोनों खड़े रहते हैं, लेकिन वांग जी उसकी हरकतों से लग रहा था कि वो बिल्कुल शांत है, लेकिन वो गुस्सा रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वांग जी बोलता है, तुम दोनों को मैं खड़ूस लगता हूँ ना, मैं ब्रेकफास्ट में करेले खा के आता हूँ और कड़वी टॉफ़ियाँ। तो आज तुम दोनों को पता चलेगा कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा कर आता हूँ। एम्प्लॉय जिन्हों, तुम सुन रहे हो ना। तो जिन्हों कहता है, हाँ सर मैं सुन रहा हूँ। वांग जी कहता है, मैं तुमसे ऑफिस में मिलना चाहूँगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जिन्हों के साथ विंग भी वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी रोक लेता है, वो कहता है, विंग मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, ओनली सिर्फ जिन्हों को कहा। तो विंग तो और ज़्यादा घबरा जाता है कि उसे जाने के लिए बोल दिया, मुझे क्यों नहीं, मुझसे ऐसा क्या कहेंगे। तो वांग जी वहाँ पर बैठा रहता है और विंग उसके सामने खड़ा रहता है और जिन्हों वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी कहता है कि अच्छा तुम्हें मैं खड़ूस लगता हूँ, तुम्हारी लेट आने की आदत से मैंने तुम्हें कुछ डांट दिया तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो विंग कहता, जी नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता है, क्या ऐसे ही, चलो मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, हम ऑफ़िस की बातें करते हैं। तुम आज फुल नाइट यहाँ ऑफ़िस में काम करोगे अकेले, और जो तुम्हें काम दिया जाए वो सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं खुद आकर देखूँगा तुमने कितना क्या काम किया है। तो वांग जी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शौक में रह जाता है कि मैं ये कैसे करूँगा, और पूरी रात अकेला रहना ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं कैसे कर पाऊँगा। फिर विंग बैठ जाता है और वो ऐसे ही सोचने लगता है और वो अपने आप से बात करता है, चलो कोई ना, काम तो मैं कर भी लूँ, लेकिन पूरी रात अकेले इस ऑफ़िस में मैं कैसे रहूँगा। तो वो ऐसे ही सोचने लगता है। तो वांग जी अपने कैबिन में चला जाता है और फिर जिन्हों वहाँ पर आता है। तो जिन्हों कहता है, मे आई कम इन सर। तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं बोलता, वो बस इशारा करता है। तो जिन्हों कहता है, हाँ जी सर आपने बुलाया था मुझे। तो वांग जी कहता है, हाँ मैंने बुलाया था, तो तुम्हें पता ही होगा मैंने क्यों बुलाया होगा।
तो जिन्हों कहता सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कोई ऐसा कोई मतलब नहीं था आपको नीचा दिखाने का, बस हम ऐसे ही थोड़ी देर मजाक कर रहे थे, मैं विंग का मूड ख़राब था तो मैं उसे सही करना चाहता था बस। तो ये सारा सब एक सांस में जिन्हों बोल देता है डरते डरते। तो वांग जी कहता है तुम लोग अपना मूड सही करने के लिए मेरा मजाक उड़ाओगे, और वो भी सभी के सामने। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरा कितना भी मजाक उड़ाओ, चलो अब तुम्हारा काम सुन लो। ऑफिस का जो भी बाहर का काम है वो तुम करोगे, रिसेप्शन पे सारी डिटेल्स ले लेना, तुम्हें क्या क्या करना है। ऑफिस में तुम्हारी शिफ्ट चेंज करी जा रही है, जिस टाइम विंग ऑफिस में काम कर रहा होगा उस टाइम तुम बाहर का काम कर रहे होगे। यू गॉट इट? तो जिन्हों के ये यस सर मैं करूँगा। तो वांग जी बोलते हैं नाउ गेट टू योर वर्क। तो जिन्हों कहता है जी सर, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं विंग को। तो विंग अपने डेस्क पर यही बात सोच रहा था कि वो अकेले रात को कैसे रहेगा, काम तो भले ही कर ले लेकिन वो रात को रह नहीं पाता अकेला। वो सोच रहा था कि मैं दी को क्या बोलूँगा, अगर दी को ऐसा बोला कि वांग जी ने मुझे ये सज़ा दी है पूरे ऑफिस का काम करना फुल नाइट, तो वो तो बिल्कुल टेंशन में आ जाएगी, तो मुझे कुछ और ही बहाना बनाना पड़ेगा। तो ऑफिस का टाइम पूरा होता है, सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं, तो विंग वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो वो सोचता है मुझे अब दी को कॉल करना चाहिए, वो टेंशन कर रही होगी मेरी कि अभी तक मैं आया क्यों नहीं घर पर। तो वो अपनी दी को कॉल करता है घर पर। तो यांगली कॉल उठाती है और बोलता है दी। तो यांगली कहती है हाँ विंग तुम आए क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, ये ठंडा होने जा रहा है, तुम भी ना कभी टाइम पर आना नहीं सीखोगे। तो विंग कहता है दी मुझे बोलने तो दो। तो यांगली कहती नहीं तुम्हें नहीं बोलने दूंगी, अब तुम जल्दी से घर आ जाओ और घर आकर ही बोलना। तो विंग कहता है दी मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, आज मैं घर नहीं आने वाला। तो दी को टेंशन हो जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम घर क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ, कुछ वांग जी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? तो विंग कहता है नहीं नहीं, हमारा आज ग्रुप है ना, वो आज पूरा नाइट ऑफिस का काम करेगा। तो यहाँ लिखे थे अच्छा तुम अकेले तो नहीं हो ना? तो विंग कहता नहीं नहीं मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड होंगे, वो भी साथ में मेरे काम करेंगे ऑफिस का। तो यांगली कहती अच्छा तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, हाँ मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। तो विंग कहता दी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेला आ सकता हूँ, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ। तो यांगली कहती है अरे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे तो मेरे छोटे भाई ही, जो मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया है, ऑफिस जाने के लायक किया है। तो वो बोलता है हाँ हाँ दी मैं समझता हूँ सब। तो यांगली कहती है अच्छा विंग तुम खाना कहाँ खाओगे? फिर विंग बोलता है दी मैं यहाँ कैंटीन है वहाँ पर खा लूँगा, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहीं पर खाना खाते हैं, तो मैं भी वहीं पर खाना खा लूँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खा लूँगा और आप अच्छे से खाना खाकर सो जाना। तो यांगली कहती है हाँ ठीक है मैं भी खाना खा लूँगी। तो विंग कहता चलो दी मैं कॉल कट करता हूँ, मुझे अब काम करना है। तो यांगली कहती है हाँ ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। तो विंग ये बात सुनकर कॉल कट कर देता है और एक ठंडी सांस भरता है, चलो दी को तो कैसे करके झूठ बोल दिया, लेकिन विंग तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, तुम बस ये काम पर फोकस करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब रात चली गई, ऑल इज़ वेल। तो विंग अपने काम में बिजी होता है, वो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था ऑफिस का ही। तो वांग जी एक कॉर्नर से विंग को देख रहा था, तभी कोई चीज़ वांग जी के हाथ से नीचे गिर जाती है। तो विंग एक अचानक से डर जाता है और कहता है कौन है? तो वो देखता है कि वहाँ पर वांग जी खड़े थे। फिर वांग जी विंग के पास आता है और कहता है तुम इतने डर क्यों गए, मेरे हाथ से वो बॉटल ही तो गिरी थी, इतना इसमें चौंकने की क्या बात है? तो विंग कहता नहीं सर कुछ ऐसे ही बस। तो वांग जी कहता यू कैरी ऑन, मैं सुबह आकर देखूँगा तुमने क्या काम किया है। तो वांग जी ये कहकर वहाँ से चला जाता है अपने घर। तो विंग देर रात तक काम कर रहा होता है और फिर वो थोड़ा ब्रेक लेता है और वो अपने आप से कहता है बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, क्या खाना खाऊं? तो वो ऑर्डर किया हुआ कुछ साइड में पड़ा होता है, वो खा ही रहा होता है विंग। तो अचानक से लाइट आउट हो जाती है, मतलब लाइट चली जाती है। तो विंग खाते खाते वहीं रुक जाता है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और कहता है हे भगवान ये क्या हो गया, ये लाइट कैसे जा सकती है, अब मैं क्या करूँ? तो विंग अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करता है और वो जो लाइट का कनेक्शन होता है ना वहाँ पर जाकर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर
शॉर्ट सर्किट हो रखा था छोटा सा, तो जिसकी वजह से लाइट चली गई है। तो विंग तब कहता है आज ही होना था ये शॉर्ट सर्किट, अब मैं क्या करूँ अंधेरे में। और विंग के तो पसीने छूट रहे थे डर के मारे, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है चलो मेरे पास ये इतनी लाइट तो है, इसकी वजह से मैं यहाँ ऑफिस में रह पाऊँगा। विंग ये बोलता ही है, इतने में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी और लाइट भी ऑफ हो जाती है फ़ोन वाली। तो विंग बिल्कुल डर जाता है, ओ गॉड अब मैं क्या करूं, ये तो बंद हो गई और मैंने आज इसको चार्जिंग पे क्यों नहीं रखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब मैं क्या करूं। तो विंग किसी सहारे एक कोने में जाकर बैठ जाता है। विंग को बहुत पसीने छूट रहे थे और वो बाहर भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे विंग की सांस भारी होने लगती है, वो अनकंफर्टेबल होने लगता है सांस लेने में, और वो कहता है अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं, बहुत अंधेरा है, ऐसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है विंग अंधेरे से। विंग अपनी दी को बार बार पुकार रहा था, दी मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, इस अंधेरे से मुझे बचा लो। उस अंधेरे में विंग को अपने मम्मी पापा का एक्सीडेंट याद आ जाता है कि किस तरह से उस एक्सीडेंट की वजह से उसे अपने मम्मी पापा उसे छोड़कर चले गए थे। इस बात को याद कर कर विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। उसकी चीख कोई नहीं सुन रहा था और वो विंग बस वहाँ से निकलना चाह रहा था, लेकिन वो अंधेरा है जो विंग को खाए जा रहा था। उसके मन में अंधेरे के लिए इतना ज़्यादा डर था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बस पुकार रहा था कि उसे कोई आके बचा ले। लेकिन वहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऑफिस में अकेला ही विंग वहाँ पर काम कर रहा था और इसी वजह से विंग अकेले रहने से डरता है। विंग वहाँ से खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो कुछ दूर तक चलता है, लेकिन वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर चोट आ जाती है और वहाँ से खून बहने लगता है। इस वजह से विंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है, उसे कोई होश नहीं रहता कि वो कहाँ पर है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वांग जी ऑफिस में आता है हमेशा की तरह टाइम पर, और वैसा ही फेस, सख्त एकदम हार्ड फेस बनाए हुए, इमोशनलेस। और जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी नज़र विंग की टेबल की तरफ पड़ती है, तो उसे कुछ अलग सा दिखाई देता है और वो क्लीनर से पूछता है क्या हुआ, ये टेबल इतनी बिखरी बिखरी सी क्यों लग रही है, और विंग कहाँ है, मैंने उसे कल काम दिया था करने के लिए, उसने वो किया है नहीं, उसे मेरे ऑफिस में भेजो। तो क्लीनर कहता है सर रुकिए। तो वांग जी कहते हैं क्या हुआ। वो सर मैं सुबह आया था तो वो विंग सर है ना, वो लड़का, वो यहाँ पर बेहोश मिला और उसके सिर पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था, तो मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और जल्दी से जल्दी विंग को हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की। तो ये सुनकर वांग जी तो एकदम हक्का बक्का रह गया। वांग जी का दिल एक पल में वहीं पर थम गया। वो कहता है क्या। वांग जी के हाथ में जो पेपर्स थे वो नीचे गिर जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर वांग जी का दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे उसने ये जो सज़ा दी थी ओवरनाइट काम करने के लिए, उसका फेस कैसा था, एकदम डरा हुआ, बिल्कुल सहमा हुआ। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था वांग जी के सामने। यही वांग जी सोचने लगता है। विंग की कांपती हुई आवाज़ और उसका डरा हुआ चेहरा, ये वांग जी के दिमाग में चलता रहता है और वो जल्दी से क्लीनर से हॉस्पिटल का पता मांगता है और अपना फ़ोन निकालता है और जल्दी से ऑफिस से बाहर जाता है हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की स्टोरी हम इतना ही रखेंगे और इसका एक दूसरा पार्ट आएगा जिसमें ये स्टोरी पूरी कंप्लीट होगी। मैं ये किसी वजह से ये स्टोरी आज कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं आज ये स्टोरी अधूरी छोड़ रही हूँ। और ये स्टोरी का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको जो भी मुझसे जो शिकायत है वो कमेंट में बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी इसके पार्ट के लिए। मुझे जितना जल्दी हो सका मैं उतने ही जल्दी ये पार्ट को अपलोड करूँगी। हाँ ये पक्का है कि इसके जो आगे आने वाला पार्ट है उसमें ये स्टोरी पूरी कंप्लीट होगी और आपको पता चलेगा कि एंडिंग में क्या होगा, ये दोनों कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, और वांग जी को पता चलेगा कि ये इसको ट्रॉमा किस बात का है,
और ये इतना डरता क्यों है अंधेरे से, सब कुछ सब कारण पता चलेगा। और विंग को भी धीरे धीरे वांग जी से प्यार होगा और कैसे इनका बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और ऐसे छोटे छोटे कारणों की वजह से तो जो लव बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये तो सभी को पता है कि पहले प्यार में पहले तकरार होती है, फिर जाके उनका बॉन्ड एकदम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो तोड़ने से ही नहीं टूटता। ये तो आप सभी एग्री करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।